कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां तकनीक और सच्चाई का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस दुनिया के एक पुराने कबीले में एक अजीब नियम है जिसके अनुसार हर बंदर को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बड़ों के सामने ऊंची चट्टान के किनारे जाकर सन ईगल का अंडा लाना होता है। किस्मत से 3 जवान होने वाले बंदर एक दिन सन ईगल के घोंसले तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें 3 अंडे मिलते हैं, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें एक अंडा वहीं छोड़ना होता है। इसका मतलब ये है कि उन तीनों में से एक को बिना अंडे के रहना पड़ेगा। सुना और अनाया बिना देर किए 2 अंडे उठा लेते हैं। नोआ जो तीसरा लड़का है वह थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कल उसका वयस्क होने का दिन है और वह बिना अंडे के बंदर नहीं बनना चाहता। तभी नोआ की नजर पास ही एक और चट्टान पर पड़ती है जहाँ एक शिकारी पक्षी का घोंसला होता है। वह तुरंत फैसला करता है और तेजी से वहाँ पहुँच जाता है। नोआ जल्दी से उस घोंसले के पास पहुँचता है और अंदर रखे अंडे को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि खतरा वापस आ चुका है क्योंकि वह शिकारी पक्षी लौट आया होता है। तेज चीख की आवाज सुनते ही नोआ घबरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है और वह तेजी से नीचे गिरने लगता है। अगले ही पल चट्टान टूटने लगती है और नोआ तेजी से नीचे फिसलता चला जाता है। सुना और अनाया तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वे सिर्फ उसे गिरते हुए देख सकते हैं। किस्मत से नोआ किसी तरह अंडा हासिल कर लेता है और तीनों बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे कल होने वाले वयस्कता समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। नोआ जैसे ही खुद को संभालता है उसे पता चलता है कि उसकी चादर गायब है। उसी समय उसके पीछे एक परछाई तेजी से गुजरती है जो किसी फ्लैशबैक जैसी लगती है। यह फ्लैशबैक दरअसल ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी बोलने की क्षमता खो चुके हैं। अनाया तुरंत उस परछाई की तरफ पत्थर फेंकती है और फिर तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वे कबीले के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं जहां नोआ की चादर सामने लटकी हुई मिलती है। अनाया सावधानी से आगे बढ़ती है क्योंकि कबीले के नियमों के अनुसार वे आसानी से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें यहाँ से आने वाले हर खतरे से सतर्क रहना पड़ता है। चादर पर फ्लैशबैक कबीले का खून लगा होता है, इसलिए अनाया कोई जोखिम नहीं लेती और चादर लेकर वापस लौटने का फैसला करती है। कबीले में लौटने के बाद नोआ अपनी चादर अपने पिता को दिखाता है। उसका पिता कबीले का एक महान शिकारी होता है, लेकिन इसके बावजूद नोआ को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसकी वजह बहुत सीधी है। उसके पिता का सन ईगल हमेशा उसे नीची नजर से देखता था। इस पर उसके पिता बस इतना कहते हैं कि सन ईगल को आने वाला समारोह पसंद नहीं है, लेकिन नोआ को हमेशा लगता है कि उसके पिता ही उसे कम समझते हैं। वह गुस्से में अपनी चादर जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि आज जो हुआ उससे साफ है कि वे लोग कभी गुफा से बाहर नहीं निकले, बल्कि फ्लैशबैक कबीले का कोई सदस्य अंदर आया और उसकी चादर चुराने की कोशिश की। उसके पिता कुछ देर के लिए उसकी बात मान लेते हैं और उस चादर को लेकर कबीले के बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्गों का हमेशा से मानना रहा है कि फ्लैशबैक कबीला अपशगुन लाता है और पूरे कबीले को खत्म कर सकता है, इसलिए वे तय करते हैं कि कबीले के सबसे बहादुर योद्धा को भेजकर उन्हें डरा कर भगा दिया जाए। अनाया यह समझ नहीं पाती कि कबीले के लोग फ्लैशबैक कबीले से इतना क्यों डरते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वे सूखे के मौसम में बाहर निकलते हैं। सन ईगल वाला कबीला असल कबीले के किनारे पर रहता है, इसलिए उनके पास ज्यादा सांस्कृतिक ज्ञान नहीं है और केवल बुजुर्गों के पास ही कुछ इतिहास की जानकारी है। लेकिन यह थोड़ी सी जानकारी नोआ की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाती। आधी रात के समय नोआ अकेले अपनी माँ के घर पहुंचता है और औजार ठीक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे घर के अंदर से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसे फ्लैशबैक कबीले की गंध महसूस होती है। वह तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक वह परछाई गायब हो चुकी होती है। उसी समय उसके सीने पर गीलापन महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि जिस अंडे को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह टूट चुका है और कल ही उसका वयस्कता समारोह है। अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करने के लिए वह तय करता है कि वह बाहर जाकर नया अंडा लाएगा। इस समय चांद आसमान में ऊंचा होता है और जंगल पूरी तरह शांत होता है, लेकिन नोआ के मन में डर बैठा होता है। अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वह धीरे से आगे बढ़ता है और जमीन पर एक घायल योद्धा को पड़ा हुआ देखता है। तभी कबीले का वही योद्धा आखिरी सांस लेते हुए उसे खतरे की चेतावनी देता है। अगले ही पल वह नोआ के सामने गिर जाता है। पीछे से घोड़ों की तेज आवाज आने लगती है और नोआ तुरंत पास की घास में छिप जाता है। वह देखता है कि नकाब पहने लोगों का एक समूह वहां पहुंचता है। वे लोग फ्लैशबैक कबीले को ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे, लेकिन अनजाने में सन ईगल कबीले की सीमा में घुस जाते हैं। उन्हें जमीन पर खून से सनी चादर मिलती है और थोड़ी दूरी पर नोआ का घोड़ा भी दिखाई देता है। उनका सरदार फैसला करता है कि घोड़े का पीछा करके फ्लैशबैक कबीले का पता लगाया जाए। ये सब देखकर छिपा हुआ नोआ घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर ये लोग उसके घोड़े के पीछे पीछे कबीले तक पहुंच गए तो उसके परिवार का क्या होगा। उसके पास सोचने का समय नहीं होता। अगर उसे कबीले को इस खतरे के बारे में बताना है तो उसे उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। कबीला देखते ही देखते आग के समंदर में बदल चुका होता है। चारों तरफ चीख पुकार और तबाही मची होती है। नोआ अपने परिवार को बचाने के लिए अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगभग मारा ही जाता है। काफी मुश्किल के बाद उसे पता चलता है कि उसके परिवार को अगवा कर लिया गया है। वह उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने रोशनी वाले हथियार आ जाते हैं जो उसे पूरी तरह हिला देते हैं क्योंकि उसका कबीला अब तक आदिम युग में ही जी रहा था। उसे यकीन ही नहीं
नहीं होता कि नकाब पहने लोग इतनी उन्नत तकनीक तक पहुंच चुके हैं। यह अब दो कबीलों के बीच की साधारण लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक उन्नत सभ्यता द्वारा कमजोर सभ्यता को दबाने और लूटने की कहानी बन चुकी है। इसी दौरान पहली बार उनके मुंह से सीजर की भूमि का नाम सुनाई देता है। इससे यह साफ हो जाता है कि चाहे यह लोग सीजर के असली वंशज हों या नहीं, लेकिन इन्हें कई सदियों पहले की सभ्यता और इतिहास की जानकारी जरूर है। उनका ज्ञान और संस्कृति बाकी कबीलों से कहीं ज्यादा विकसित है। नोआ किसी तरह एक ऊंचे ढांचे पर चढ़ जाता है। वह अपने पिता के साथ वहां से निकलना चाहता है, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि वह सभी ईगल्स को आजाद कर दे। उसी समय दुश्मनों का सरदार भी ऊपर पहुंच जाता है और अपना हथियार निकालकर उन्हें झुकने के लिए कहता है। नोआ हार मानने वालों में से नहीं होता। वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह बिजली वाले हथियार से जोरदार झटका खा जाता है। अगर उसके पिता सही समय पर वहां नहीं पहुंचते तो शायद नोआ उसी वक्त मारा जाता। नोआ के पिता उस सरदार से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ दिखता है कि वह उससे कमजोर पड़ रहे हैं। यह देखकर नोआ गुस्से में आ जाता है और पीछे से जाकर सरदार की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल सरदार उसे जोर से दूर फेंक देता है। नोआ अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखता है। उसके अंदर बदले की आग अभी पूरी तरह भड़की भी नहीं होती कि तभी सरदार दोबारा उसके सामने आता है और उसे जोर से गिरा देता है। वह 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बेहोश पड़ा रहता है। अगली सुबह तेज धूप उसकी आंखें खोल देती है और चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई देती है। नोआ जमीन पर पड़ा टूटा हुआ बिजली वाला हथियार उठाता है और अपने पिता के शव को ऐसे देखता है जैसे एक छोटा बच्चा हो। आज उसका वयस्क बनने का दिन होना चाहिए था, लेकिन एक हमले ने उससे उसका परिवार, उसके दोस्त और उसका पूरा कबीला छीन लिया। वह अपने पिता की कब्र के सामने कसम खाता है कि वह अपने कबीले के लोगों को ढूंढकर वापस लेकर आएगा। एक बार फिर वह घोड़े पर सवार होकर प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता है। जमीन पर बिखरे हुए पैरों के निशान और सामने फैले अंधेरे को देखते हुए वह अपनी नई राह पर चल पड़ता है। बाहरी दुनिया उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वह सोचता था। 100 साल बीत जाने के बाद भी इंसानों की बनाई लोहे और सीमेंट की इमारतें अब भी पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी होती हैं। रास्ते में उसे एक चादर मिलती है जिस पर उसके कबीले की गंध होती है और वह उसी के सहारे आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके पिता का सन ईगल भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। नोआ उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक नोआ उसके लिए एक योग्य मालिक नहीं होता, इसलिए वह साथ तो चलता है लेकिन पूरी तरह उसके काबू में नहीं आता। कुछ समय बाद नोआ एक नए जंगल में पहुंचता है जहां दूर पहाड़ियों से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह दुश्मनों के करीब पहुंच गया है और वह तेजी से उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन पहाड़ी पर पहुंचकर उसे कोई नहीं मिलता। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस जाती है और नोआ सीधा नीचे गिर जाता है। अगर उसने समय पर रस्सी नहीं खोली होती तो शायद वह इतिहास का पहला जिंदा भुना हुआ बंदर बन जाता। गिरने के बाद वह सांस लेने के लिए जूझ रहा होता है। तभी लाल बालों वाला बंदर लाका वहां आता है। वह नोआ का बिजली वाला हथियार उठाता है और उससे पूछता है कि यह नकाब वाले लोग कौन हैं। नोआ बताता है कि उन्हीं लोगों ने उसके गांव पर हमला किया और वह उनके पीछे पीछे यहाँ तक आया है। लाका पीछे मुड़कर जलती हुई चिता की तरफ देखता है जहाँ उसके कबीले का आखिरी सदस्य जल रहा होता है। वह भी उन्हीं नकाब वाले लोगों के हाथों मारा गया होता है। लाका की कहानी से यह पता चलता है कि सीजर द्वारा शुरू किया गया मूल कबीला समय के साथ अलग अलग हिस्सों में बढ़ता गया। नोआ के कबीले को अपने असली इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, यहाँ तक कि उन्होंने सीजर का नाम भी कभी नहीं सुना होता। लेकिन लाका का कबीला अब भी सीजर की कुछ शिक्षाओं और उसकी विरासत को अपने अंदर संभाले हुए हैं। वे लोग सभ्यता पर विश्वास करते थे और इंसानों पर भी भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि इंसान और बंदर साथ में शांति से रह सकते हैं। लाका अपने पास से एक पुरानी किताब निकालता है जो काफी संभाल कर रखी गई होती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस मूल कबीले के पहले नेता सीजर इस किताब में लिखी बातों को पढ़ सकते थे। वह उस नाम को दोहराता है। सीजर यह नाम अब लगभग भुला दिया गया था। लाका नोआ को धन्यवाद नहीं देता, बल्कि उसे नकाब वाले कबीले की असलियत बताने लगता है। वह बताते हैं कि ये लोग इस समय के सबसे शक्तिशाली बंदर साम्राज्य से आते हैं और उनका नेता खुद को सीजर से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है। इसी वजह से वह हर जगह खोज करता रहता है और उसने सीजर की असली शिक्षाओं को पूरी तरह तोड़ मरोड़ दिया है। सीजर ने कहा था कि एक कबीला दूसरे कबीले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एकता में ही ताकत है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मूल कबीला 5 अलग अलग कबीलों में बंट चुका है और उनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। वे लोग अब अपनी असली पहचान और इतिहास से दूर हो चुके हैं। लाका जो सीजर की शिक्षाओं को मानने वाला आखिरी बंदर है, वह सैकड़ों साल पुराने इतिहास की आखिरी कड़ी जैसा है। वह कल्पना करता है कि कभी यहाँ इंसानों का ख्याल रखा जाता होगा, उन्हें खाना दिया जाता होगा और शायद उन्हें सिखाया भी जाता होगा। अचानक नोआ रुक जाता है और दीवार पर बने इंसान की तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही वे लोग हैं। लाका यह देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या नोआ ने इन्हें पहले कभी देखा है, क्योंकि उनके कबीले में तो इंसान बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। लेकिन लाका जानता है कि इंसान सीजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए वह इतने सालों से उनके निशान ढूंढने की कोशिश करता रहा है और अपने पूर्वजों की तरह उन्हें उनका कर्तव्य सिखाना चाहता है। लाका चाहता है कि नोआ उसके बाद उसकी जगह संभाले, लेकिन तभी अचानक एक इंसान दोबारा सामने आ जाता है जिसे देखकर नोआ घबरा जाता है और वह इंसान वहां से भाग जाता है। नोआ कहता है
कि यही वही है जिसने उसके गांव से चीजें चुराई थी। इससे साफ हो जाता है कि वह इंसान पूरे रास्ते नोआ का पीछा करता रहा था। लाका समझ जाता है कि अगर वे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शायद उन्हें वह इंसान फिर से मिल सकता है। वह इसे सीजर का इशारा मानता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे सीजर की सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आती। शायद उनके आने से कई साल पहले कोई बड़ी सभ्यता आई थी जिसने सीजर की शिक्षाओं को अधूरा छोड़ दिया। चाहे वह लाका का कबीला हो या नकाब वाला कबीला, कोई भी उस पुरानी सभ्यता को पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब लाका को पीछे कुछ हलचल महसूस होती है तो वह मुड़कर देखता है। उसके सामने वही लड़की होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के अलावा कुछ नहीं होता। लाका धीरे से आगे बढ़ता है और उसके सामने खाना रख देता है। यह देखकर लाका अनजाने में अपने गले में पहने उस लॉकेट को छूता है। वह लॉकेट इस बात का प्रतीक था कि कभी सीजर और इंसानों के बीच दोस्ती और भरोसा था। लाका को यकीन था कि इंसानों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आना ही सही रास्ता है। वह मानता था कि ठंड और डर से कांपते इंसानों को दया की जरूरत है, लेकिन नोआ के लिए यह सब समझना आसान नहीं था। अपने जीवन में पहली बार वह इतनी सारी नई बातें सुन रहा था। रास्ते में जो कुछ उसने देखा और लाका से जो कुछ सुना, उसके बाद उसे इंसानों के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ रही थी। वह अब उस प्रजाति को नए नजरिए से देखने लगा था जिससे वह हमेशा दूर रहा था। उस रात नोआ को नींद नहीं आती। वह अकेला उठकर खगोल देखने वाली जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एक पुरानी दूरबीन दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह उसमें झांक कर देखता है। जैसे ही उसकी नजर उस दूरबीन से सितारों पर पड़ती है, वह उनकी चमक में खो जाता है। उस पल उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके कबीले की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। पहली बार नोआ अपनी आंखों से सितारों भरा आसमान देखता है। तभी ईवा उसके पास आती है। उसकी आंखों में भी वही सितारों की रोशनी चमकने लगती है जो एक अनोखी चमक जैसी लगती है। अगले दिन नोआ ये बात लाका को बताता है। उसे लगने लगता है कि शायद लाका सही था। कभी इंसान और मूल जाति इस धरती को साथ साझा करते थे। तीनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे ईवा को भी अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे एक पालतू की तरह रखना चाहते हैं। रास्ते में एक उथले पानी के पास से गुजरते समय उन्हें अचानक एक झेबरा दिखाई देता है। यह अलग तरह का जीव उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तभी पास में और जानवरों का झुंड नजर आता है। ईवा अनजाने में उनकी तरफ देखने लगती है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में हैरानी होती है और एक अजीब सा दर्द भी छिपा होता है जो इंसान कभी सबसे ऊपर हुआ करते थे। अब वे जानवरों के साथ खाने पीने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपनी इंसान होने की पहचान तक खो दी है। अगर लाका थोड़ा और ध्यान देता तो वह ईवा और बाकी इंसानों के बीच फर्क समझ सकता था। ईवा भले ही पूरी तरह साफ नहीं होती, लेकिन उसके कपड़े सिले हुए होते हैं, जबकि बाकी इंसान बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे आदिम जीव होते हैं। नोआ वहां से जाने का फैसला करता है। उसे समझ आ जाता है कि यह रास्ता लाका और ईवा के लिए हो सकता है, लेकिन उसके अपने सफर का यह अंत नहीं है। लाका वह लॉकेट नोआ को दे देता है। यह सीजर की इच्छा और उसकी शिक्षाओं को याद रखने के लिए था। नोआ उस उपहार को लेता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। ईवा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन लाका उसे रोक लेता है। वह समझाता है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। कुछ समय के लिए रास्ते एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक मोड़ पर आकर सबको अलग होना ही पड़ता है। लाका जैसे ही इंसानों की तरफ बढ़ने वाला होता है, तभी अचानक सींग की तेज आवाज गूंजती है। नकाब पहने लोग एक बार फिर सामने आ जाते हैं। वे इंसानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लाका ईवा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह घिर जाता है और रास्ता खो देता है। कई इंसान डरकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। ईवा किसी तरह बच निकलती है और घास में छिप जाती है। उसे नहीं पता होता कि नकाब वाले लोग असल में उसी के लिए वहां आए हैं। वह घास में छिपी रहती है और आसपास की आवाजें सुनकर इतना डर जाती है कि उसकी सांस तक रुकने लगती है। अचानक उसकी नजर नोआ पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि यही उसका आखिरी मौका है। वह हिम्मत जुटाकर बाहर आ जाती है, लेकिन नोआ से बचकर निकलने के बाद वह नकाब वाले लोगों के सामने पहुंच जाती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। तभी वह पहली बार अपना नाम बताती है। मेरा नाम मेव है। यह सुनकर नकाब वाले लोग हैरान रह जाते हैं। मेव बताती है कि हमले के बाद सारे इंसान खत्म नहीं हुए। कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है और वे इस ताकतवर दुश्मन से लड़ नहीं सकते। इसीलिए उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि चुप रहो और छिपकर जियो, ताकि किसी तरह अपनी जान बचा सको। नोआ उसे देखकर हमेशा महसूस करता है कि वह कुछ छिपा रही है। आखिरकार वे दोनों अलग अलग प्रजाति से थे। उनके बीच दूरी होना स्वाभाविक था। उस रात नोआ देर तक जाकर बिजली वाले हथियार को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह उसे सही तरीके से चला लेता है। यह सब ईवा चुपचाप देख रही होती है। इससे वह नोआ से काफी प्रभावित हो जाती है। एक ऐसा बंदर जो आदिम कबीले में पला बढ़ा हो, वह इंसानों के हथियार को समझकर उसे ठीक भी कर सकता है। यह बात सच में हैरान कर देने वाली थी। कुछ समय बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वे पुल के सहारे उसे पार करने की तैयारी करते हैं, लेकिन नोआ को वहां कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई खतरा पास ही छिपा हो। तभी अचानक दुश्मनों का सरदार फिर से सामने आ जाता है। वह उनका रास्ता रोक लेता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच ईवा नदी में गिर जाती है। वह किसी तरह जाल को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करती है। उसी समय नोआ बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ईवा को ऊपर धकेल देता है, लेकिन खुद दुश्मनों
बंदरों के हाथों पकड़ लिया जाता है। वह चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ रस्सी टूट जाती है और लाका तेज बहाव में बह जाता है। कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो जाता है। नोआ का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सका। कबीले के नष्ट होने के बाद से वह पहले ही अकेला हो चुका था, अब वह और भी ज्यादा टूट जाता है। वह धीरे धीरे नदी के किनारे भटकता रहता है। अब उसके मन में सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि अपने घर को वापस पाने की इच्छा भी होती है। लाका उसके जीवन के सबसे मुश्किल समय में उसके साथ रहा था। शायद अब उसे एहसास होता है कि वह अनजाने में ही लाका को अपने परिवार जैसा मानने लगा था। आखिरकार नोआ और ईवा दोनों को पकड़ लिया जाता है। उन्हें समुद्र के किनारे बने एक ठिकाने पर ले जाया जाता है जहां तेज लहरें लगातार दीवारों से टकरा रही होती हैं और पास ही एक पुराना जहाज धीरे धीरे सड़ चुका होता है। ईवा हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह शायद सही जगह पर पहुंच चुकी है। उसे समुद्र किनारे खड़े एक बड़े जहाज पर ले जाया जाता है जहां चारों तरफ नकाब पहने लोग मौजूद होते हैं। ईवा और नोआ को अलग अलग कर दिया जाता है। जब नोआ उस जहाज के पास से गुजरता है तो वह देखता है कि उसके कबीले के लोग भी वहीं कैद हैं। जहाज के पीछे एक बड़ा लोहे का दरवाजा होता है और उसके पास ही मजबूत बना हुआ एक तहखाना दिखाई देता है। नोआ समझ नहीं पाता कि आखिर इन लोगों को यहाँ क्यों रखा गया है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ ईवा को एक कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है। उस कमरे में कई तरह के औजार रखे होते हैं। वहाँ किताबों से भरी अलमारियां होती हैं और चारों तरफ खूबसूरत फूल खिले होते हैं। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसके सामने आता है। उसका नाम ट्रेवन होता है। उसकी कहानी भी ईवा जैसी ही होती है। वह भी कभी इंसानी सभ्यता का बचा हुआ हिस्सा था, लेकिन एक दिन समुद्र किनारे उसका पैर टूट गया था। ईवा ने उसकी जान बचाई थी। तब से वह उसका साथी बन गया और उसकी मदद करता रहा। ईवा को पढ़ना पसंद होता है, इसलिए वह रोज उसे किताबें पढ़कर सुनाता है। ईवा को ताकतवर बनने के लिए एक हथियार चाहिए था। तब उसी आदमी ने उसके लिए बिजली वाला हथियार बनाया था जो उसे और मजबूत बनने में मदद करता था। अब वह आदमी शांत जीवन जी रहा होता है। वह हर दिन कॉफी पीता है, किताबें पढ़ता है और बिना किसी चिंता के रहता है। अचानक सींग की आवाज गूंजती है। सभी बंदरों को मैदान के बीच में इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया जाता है। यह ईवा के आने का स्वागत करने जैसा होता है। एक शख्स कवच पहने, सिर पर ताज लगाए सीजर के निशान के सामने खड़ा होता है। अपनी ताकत और रुतबे के दम पर वह सभी पर हुकूमत करता है।